पिछले बार जो हम लोगों ने यूरोप के राष्ट्रवाद में चर्चाएं की थी, उसमें यही समझने की चेष्टा हम लोगों ने की थी कि वे कौन से यूरोप के मुख्य देश थे जिसका इतिहास हम पढ़ते हैं। दूसरी बात, वे प्रमुख देश जिन्होंने पूरे विश्व को नई नई विचारधाराओं से अवगत कराया, क्रांति किया, उसका क्या महत्व है, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तीसरी बिंदु जो हमारी मुख्य रहा था उस समय, राष्ट्र क्या है। अर्नेस्ट नैनन के द्वारा राष्ट्र की क्या परिभाषा दी गई है, राष्ट्र बनने के लिए क्या क्या शर्त हो सकती है, इसकी बातें भी हमने पिछले कक्षा में कर ली थी। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और फ्रांसीसी क्रांति का उसमें योगदान, या फ्रांसीसी क्रांति ने क्या ऐसे अवधान, क्या ऐसे विचारों को जन्म दिए जिससे राष्ट्रवाद मजबूती से पूरे विश्व में फैल पाया, इसकी बात भी हम लोगों ने की थी। आगे की चर्चा अब इस तरह से होगी। अब जो आज की चर्चा जिससे हम शुरू करेंगे कि राष्ट्रवाद का विकास और उसका प्रभाव। राष्ट्रवाद का विकास किन परिस्थितियों में हुआ, या कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसको बदल करके एक नई व्यवस्था स्थापित की गई, नई व्यवस्था को स्थान दिया गया, नई व्यवस्था को महत्व प्रदान किया गया, या नई व्यवस्था को उपयोगी बनाया गया, इसकी हम बात चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्बो राजवंश का जो बहुत वर्षों से शासन चला रहा था फ्रांस पे, वैसे ही यूरोप का ऑस्ट्रिया जो एक देश है, ऑस्ट्रिया, वहाँ भी एक हैब्सबर्ग राजवंश कई वर्षों से शासन कर रहा था। उसके भी ऐसे बहुत सारे अनैतिक कार्य थे। आतताई था, उसके राजा आतताई थे, अत्याचार इत्यादि किया कर रहे थे। तो ऐसे निरंकुश राजवंश का भी अंत राष्ट्रवाद ने कर दिया। हैब्सबर्ग राजवंश का अंत हुआ, और अंत होने के बाद हम देखेंगे आने वाले समय में कि वहाँ संवैधानिक सरकार का भी गठन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन राष्ट्रवाद के कारण हुआ। जो निरंकुश राजवंश थे उसका अंत कर दिया गया। अब वो कौन सी परिस्थिति थी जो अनेकता या विविधता को प्रकट करती है? भाषागत विविधता। ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रदेश बहुत विस्तृत था, लेकिन उसमें छोटे छोटे भागों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, और भाषा के माध्यम से ही राष्ट्रवाद का निर्माण हो सकता है। या राष्ट्रवाद की पहली शर्त यही होती है कि भाषाई, धर्म, जाति, इसमें एकता हो या एक समान हो, ऐसी बातें होती है। लेकिन वो क्षेत्र ऐसे थे जहाँ बहुत सारे प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। जैसे कि हम इसका जिक्र कर सकते हैं कि लोम्बार्डी और वेनेसिया का जो प्रदेश था, वहाँ इतालवी भाषा का प्रयोग हो रहा था। सुडटेलैंड, टिराल, ऑस्ट्रिया, ये जो इलाके थे, यहाँ पे जर्मन भाषा का प्रयोग हो रहे थे। तो इस प्रकार से हंगरी जो था क्षेत्र, वहाँ मैग्मार भाषा का प्रयोग हो रहा था। तो भाषा के आधार पे लोगों में अनेकता थी, लोगों में बहुत सारी विविधताएं विद्यमान थी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उनके कल्चर, उनकी संस्कृति इत्यादि फैली हुई थी। उसको एक करने में राष्ट्रवाद ने अपना योगदान दिया, और इन्हीं सब चीज़ों को एकजुट करके लास्ट बाद में हम देखेंगे कि इटली नामक देश का निर्माण होता है, इटली का एकीकरण होता है, बहुत सारे क्षेत्र मिला दिए जाते हैं, जर्मनी का एकीकरण होता है इत्यादि। कृषकों की एक अलग पहचान थी। क्षेत्र विशेष के आधार पे वो अपने स्वयं को संबोधित करने के लिए उस क्षेत्र के नाम से जोड़ देते थे, जैसे कि स्लोवाक, बोहेमियन। तो ये जो एक पृथक पृथक रूप में हम देख रहे हैं, कृषकों का एक पहचान अलग अलग है, इसको भी समाप्त कर करके एक पहचान देने का काम, एक राष्ट्रीय पहचान देने का काम, एक साझा पहचान देने का काम, एक सामूहिक पहचान देने का काम राष्ट्रवाद ने किया। राष्ट्रवाद के कारण ही जो राजतंत्र के तले वो सारे किसान खंड खंड में बटे हुए थे, वो एक राष्ट्र के छाया क्षेत्र में आ गए, और उनको पहचान, एक राष्ट्रीय पहचान मिल पाई। राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ पूरे यूरोप में, या कौन से ऐसे वर्ग थे जिन्होंने इसको फैलाने में योगदान दिया? मुख्यतः राष्ट्रवाद को फैलाने में या क्रांति का जो नेतृत्व करने में मध्यम वर्ग की भूमिका रही है। लेकिन उस समय के तत्कालीन समाज में कुलीन वर्ग भी था, जो शिक्षित था, जो संपन्न था, जो धनी था, बहुत सारे भूमि का मालिक होता था, वह अपने अंडर बहुत सारे किसानों को रखकर खेती करवाता था, उसके पास जागीरों की संख्या बहुत अधिक थी। कुलीन वर्ग की एक परंपरा थी, वो अपने तक ही वो वैवाहिक संबंध इत्यादि स्थापित करते थे। तो सुविधा संपन्न, हर प्रकार से संपन्न, या राजा की विशेष कृपा पाने योग्य, या कह सकते हैं उच्च कुल में जन्म लेने वाला
जो वर्ग था उसको कुलीन वर्ग कहा गया है। इसमें शिक्षित लोग शामिल होते थे या इसमें शामिल रहते थे। मध्यम वर्ग की उत्पत्ति उस परिस्थिति में हुई है जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। ब्रिटेन में जब 18वीं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस समय मध्यम वर्ग एक ऐसे रूप में उभरा जिसने पूरे राष्ट्र की उन्नति, आर्थिक उन्नति या कह सकते हैं कारखाना निर्माण करके उन्नति करने का, उद्योग नए नए लगा करके उन्नति करने का, उसमें क्या योगदान हो सकता है, इस वर्ग ने बहुत अधिक उसमें भूमिका निभाया। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? मध्यम वर्ग में पूंजीपति, उद्योगपति, कारखाना के मालिक या संपन्न लोग, शिक्षित लोग भी इसमें शामिल हैं जो अपनी पूंजी का इस्तेमाल कर करके उद्योग इत्यादि स्थापित करते हैं। एक और वर्ग उसी परिवेश में जन्म लिया, श्रमिक वर्ग, जो गांव छोड़ करके शहरों में आकर के पलायन किया, वहाँ रहने लगा। वो वैतनिक होता था, वेतन लेकर के कार्य करता था, और बड़ी मात्रा में कारखाना में काम करने वाले जो मजदूर लोग थे वो शहरों की आबादी बढ़ा करके वहाँ पे वो निवास करने लगे। उनकी जीवन शैली उस तरह से हो गई और ये एक तरह से घोषित हो गया कि श्रमिक और मध्यम दोनों ने क्रांति को आगे बढ़ाया है। यही मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग, इन दोनों ने पूरे विश्व के अव्यवस्थाओं के खिलाफ या निरंकुश सत्ताओं के खिलाफ जो बिगुल फूंका, आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा करके अपनी समस्याओं से पूरे विश्व को अवगत कराया। आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्रांति ने बहुत सारी विचारधाराओं को जन्म दिया और उस क्रांति का नेतृत्व इन्हीं दो वर्गों के पास रहता है, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की विशेष भूमिका रहती है। तो विचारधाराएं बहुत तरह की हैं, जैसे कि जो हमें अभी पढ़ने हैं उदारवाद। इसके अलावा और भी विचारधाराएं हैं, समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, जिसमें हम देखेंगे कि साम्यवाद या मार्क्सवाद जो पूंजीपति और श्रमिक इनके बीच में जो संघर्ष होगा, इनके बीच में जो वेतन को लेकर के असमानता होगी या मुनाफा को लेकर के असमान वितरण होगा, इसको लेकर के जब विवाद होंगे तो वो क्रांतियाँ या वो विचारधारा उत्पन्न होगी, जिसकी चर्चा कालांतर में की जाएगी। अभी जो हमें पढ़ना है उदारवाद, उदारवाद का उदय या उदारवाद का क्या अर्थ है या उदारवाद का क्षेत्र क्या है। उदारवाद ने कैसे जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली ऐसे कुछ क्षेत्र थे जिस पर विशेष प्रभाव या विशेष छाप छोड़ा। उदारवाद लिबरलिज्म, इंग्लिश में इसका रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, आज़ाद, उन्मुक्त के रूप में इसकी व्याख्या इस तरह से हम कर सकते हैं। उदारवाद जो है स्वतंत्र समाज का गठन कैसे होगा जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा, या स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से वो अपना उन्नति कर पाएंगे, इस प्रकार के विचारधारा को उदारवाद कहते हैं। ये दो क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखता है हमें उस समय तत्कालीन समाज में, उस समय में राजनीति और दूसरी अर्थव्यवस्था। राजनीति जब भी हम कहेंगे तो वो राजनीति में जो सुधार करने की बात होगी वह यह होगी कि समानता, सभी वर्गों में जो असमानता फैली हुई थी, चाहे फ्रांस में जो तीनों स्टेट थे अलग अलग बटे हुए, वो वर्गों में कानूनी तौर पे एक समानता होनी चाहिए। वही कानून पादरी के ऊपर लागू होगा, उसके जो प्रावधान होंगे, वही कानून समान रूप से मजदूर के ऊपर लागू होगा, वही कानून समान रूप से किसान के ऊपर लागू होगा, वही कानून कुलीन वर्ग के ऊपर लागू होगा, वही कानून राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। तो इस प्रकार की जो कानूनी समानता होगी, ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष था उदारवाद का। दूसरा जो राजनीतिक पक्ष है उदारवाद में ही, जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, कि विशेष अधिकार का अंत इसने कर दिया। विशेष अधिकार, सामंत को, पादरी को अधिकार मिले हुए थे बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति में हमने पढ़ा भी था कि पादरी कभी कर नहीं देता था, या सामंत कर वसूलने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता था, राजा का सहयोग लेकर के राजा की शक्तियों का वो दुरुपयोग करता था। तो ऐसे जो विशेष अधिकार समाज में सामंत और पादरी के पास थे, उसको समाप्त करने की बात उदारवाद करता है। निजी संपत्ति पर बल देता है,
राजतंत्र में हम देखते हैं कि सारी संपत्ति का अधिकारी राजा होता है, लेकिन उदारवाद विचारधारा या उदारवाद के दर्शन के अनुसार, विचार के अनुसार यह कहता है कि संपत्ति के लिए जो उसकी निजी संपत्ति है या जो उसका अपना खेत है, उसकी अपने संपत्ति है, वो उस पर उसका संपूर्ण अधिकार होना चाहिए, उस पर राजा का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आंशिक मतदान करने का अधिकार, ये इसका चौथा पॉइंट है। आंशिक मतदान करने का अधिकार कहने का मतलब है कि फ्रांस में क्रांति के बाद जब जैकोबिन क्लब या क्रांतिकारियों की जब सत्ता आती है, उस समय देखते हैं कि संपत्ति के आधार पे कुछ ही लोगों को मत देने का अधिकार होता है, जिससे चुन करके वो सरकार बनाएंगे और उस प्रकार से मंत्रियों का बंटवारा होगा और संसद इत्यादि में जो नेशनल असेंबली रहता है वहाँ चर्चाएं होंगी। तो प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार कुछ लोगों को दिया गया था। यही उदारवाद का एक पक्ष है जो स्पष्ट कहता है कि महिलाओं को और जो कमज़ोर वर्ग हैं, संपत्ति जिनके पास बहुत कम है, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इसकी ये चर्चा या इसका पक्ष लेता है। प्रतिनिधि और सहमति से सरकार का निर्माण। प्रतिनिधि और सहमति से कहने का मतलब कि कोई भी सरकार का निर्माण हो, कोई भी सरकार की शासन व्यवस्था हो, तो उसमें शासन चलाने वाले जो लोग होंगे उनका चुनाव किया जाना चाहिए। चुनाव और आपसी सहमति से सरकार कैसे बनेगी इस पर भी मंथन करना चाहिए, या इसी से जुड़ा हुआ एक प्रतिनिधिक सरकार या प्रतिनिधि से जुड़े हुए सरकार का निर्माण करना चाहिए, ये उदारवाद कहता है। अब इसके आर्थिक पक्ष को हम जानते हैं। कहने का मतलब है उदारवाद का जो आर्थिक क्षेत्र है वो कौन से ऐसे सुधार की चर्चा करता है, कौन से सुधार को महत्व प्रदान करता है जिसका संबंध अर्थव्यवस्था से है। पहली बात उदारवाद यह करता है कि किसी भी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंधन या सीमा शुल्क इत्यादि नहीं होना चाहिए। व्यापार ऐसा हो या व्यापार की ऐसी व्यवस्था हो जिसमें राजतंत्र का कोई नियंत्रण न हो, वो स्वयं अपने सुविधानुसार, अपने नियमों के अनुसार व्यापार कर सके, और जो अलग अलग क्षेत्र में जो सीमा शुल्क लगता है एक्सपोर्ट करने का और इंपोर्ट करने का, सामान को बाहर भेजने का और वहाँ से सामान को लाने का, वो समाप्त कर दिया जाए। सीमा शुल्क की समाप्ति हो जाए, हर जो अलग अलग क्षेत्रों में जो सीमा शुल्क लगता है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात करता है कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी मुद्राएं होती है, उसका मूल्य, और उसी के आधार पे वो उस क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक तरह से प्रतिबंध है, या एक तरह से ये शर्त जुड़ जाती है व्यापार व्यवसाय से, इसे भी समाप्त करने की बात करता है। या फिर एक ही मुद्रा का प्रचलन किस तरह से निर्धारित हो सके, इसकी एक परिस्थिति बनाई जाए, इसका एक परिवेश बनाया जाए, ऐसा ही लागू किया जाए, इसकी बात करता है। देखते हैं कि वस्त्र हो या लोह अयस्क हो या कोयला, कुछ भी हो, उसका आकार और वजन के अनुसार भी कर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से निश्चित किए गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया और हंगरी का प्रदेश जो है वो कई खंडों में बटा हुआ था। सुडेटरलैंड कह लो, टिराल कह लो, या बोहेमिया कह लो, लिथुआनिया कह लो, या जो भी ऐसे क्षेत्र थे, सबकी अलग अलग कर की व्यवस्था थी और उनमें बहुत अंतर होता था। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो कर व्यवस्था है, इसको भी समाप्त करने की बात उदारवाद करता है। इसी से जुड़ा हुआ कालांतर में हम देखेंगे कि 1834 में एक जालवेराइन संघ की स्थापना होती है। जालवेराइन संघ में आने वाले जो भी क्षेत्र होते हैं वो निश्चित करते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो मुद्राएं हैं उसको समाप्त कर करके केवल 2 मुद्रा रख दी जाती है, 2 मुद्रा को ही मान्यता दे दी जाती है। इस तरह से हम देखते हैं। रूढ़िवाद। उदारवाद की हमने बातें कर ली कि उदारवाद का प्रभाव कैसे राजनीति में पड़ता है, ये कैसे अर्थव्यवस्था में पड़ता है। जो जालवेराइन संघ की स्थापना होती है, बहुत सारे क्षेत्रों का एक समूह बनता है, वो समूह तय करता है कि किस प्रकार की एक ही या 1 से 2 मुद्रा कर दी जाए, जिसका व्यापार बहुत
जिसका व्यापार में उपयोग किया जा सके और आसानी से ये बाध्यता ना रहे कि यदि मुद्रा उस क्षेत्र की नहीं है तो वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी मुद्राओं को मिला करके केवल 2 मुद्रा को ही मान्यता दे दी जाती है जार्विराइन संघ बना करके। तो ये हमने बात कर ली। उदारवाद के बाद एक और विचारधारा काम कर रही थी जिसका नाम है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद एक ऐसा दर्शन है जो बहुत सालों से चली आ रही परंपराओं को, रीति रिवाज को, व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित करना चाहता है। इसके मानने वाले लोग हमेशा इस विचार को ही लेकर के चलते हैं कि राजतंत्र ही बेहतर था या राजतंत्र में राजा की शक्ति ही बेहतर थी और उसी से इर्द गिर्द जुड़े हुए जो सामंत हैं, चर्च हैं, उसकी पुनः स्थापना कर दी जाए और वैसी व्यवस्थाओं को ही सबसे उत्तम माना जाए। ये रूढ़िवाद मानने वाले लोगों का एक सिद्धांत था या रूढ़िवाद मानने वाले लोगों का एक विचार था। रूढ़िवाद नामक विचारधारा को कैसे प्रमुखता से अपने देश में लागू किया जाए, इसका सबसे अधिक प्रयास वियना संधि के बाद होनी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया का जो शासक था मेटरनिक उदारवाद का बहुत बड़ा विरोधी था। उसने रूस के साथ, ब्रिटेन के साथ मिल करके फ्रांस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। बहुत सारे क्षेत्र उससे छीन लिए गए और एक ऐसी व्यवस्था निर्माण की गई, ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना की गई जो क्रांति के पूर्व थी। तो इस विचारधारा का मैंने पहले भी चर्चा किया कि संबंध पुरानी परंपराओं को, पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से बलपूर्वक किस प्रकार से लागू कर दिया जाए, इसकी बात इस विचारधारा में की जाती है। पुराने राजवंश की पुनः मान्यता, फ्रांस से जो बुर्बो राजवंश की समाप्ति कर दी गई थी उसको फिर से स्थापित किया गया, उस वंश के ही शासक को फिर से राजा बना दिया गया। नेपोलियन ने जो क्रांति के बाद बहुत सारे सुधार उसने जो किए थे, चाहे 39 राज्यों का मिला करके एक उसने संघ बना दिया था। नेपोलियन कोड संहिता के तहत सामंतों के अधिकार उसने छीन लिए थे, पादरी के अधिकार को भी छीन लिया था, संपत्ति जब्त कर लिया था, प्रशासनिक सुधार किया था, सैनिक स्कूल स्थापित किया था। जो भी इस तरह से उसने किए थे वो सारे कार्य को रोक दिया गया और रोक करके किस प्रकार से राजतंत्र मजबूत हो पाए, राजा के प्रति फिर से लोगों में भक्ति जाग पाए, या बल से कैसे उसको जनता को बाध्य किया जाए, इसी के विचारों के इर्द गिर्द घूमता है रूढ़िवाद। पुराने राजवंश को, चाहे बुर्बो राजवंश हो फ्रांस का, उसको वहाँ से फिर बहाल कर दिया गया। चर्च और सामंत की शक्ति को पुनः वापस दिलवा दिया गया। फिर से चर्च ताकतवर हो गया, सामंत फिर से अत्याचार करने लगा, कर व्यवस्था इत्यादि जो भी वो करता था अन्याय, वो फिर से करने लगा। 1815 में जब नेपोलियन की मृत्यु हुई उसके बाद ही एक संधि हुई थी वियना संधि, जिसके बाद ये सब बहुत बलपूर्वक समाज पे थोप दिया गया था। और वहाँ पे हम देखेंगे कि जो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे पिडमोंट जेनोवा को दे दिया गया, नीदरलैंड में बेल्जियम शामिल कर दिया गया और रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इनके बीच फ्रांस के बहुत सारे इलाके बांट लिए गए। उत्तरी इटली का जो इलाका था वो ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया। तो वियना संधि से ये सब उसमें परिवर्तन किया गया, ये सब बातें उसमें शामिल थी। मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया में क्या किया कि उदारवाद को बहुत सख्ती से उसने समाप्त करने की भरपूर कोशिश की। भरपूर कोशिश करने के लिए उसने क्या किया, उसने प्रेस पे बहुत अधिक कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल उसने यह किया कि किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, नाटक, कहानी, कविताएं, जो भी ऐसे सांस्कृतिक चीज़ हैं जिससे विचार लोगों तक आसानी से प्रसारित हो सकता है, फैल सकता है, उसको इसने रोकने की पूरी चेष्टा की। उसने बाहरी पढ़ने वाले छात्रों को अपने देश में प्रवेश पर निषेध कर दिया। इस आधार पर प्रवेश दिया कि वह उदारवाद का पोषक नहीं है, उदारवाद को नहीं मानता, उदारवाद के खिलाफ है, इस बात की उसकी पुष्टि करनी होगी। उसने किताबों से, अखबारों से, हर जगह से उदारवादी सुधारों
को उसने समाप्त करने की कोशिश की। उदारवादी सुधार या उदारवादी जो भी वैसे प्रबंध किए गए थे जिससे लोगों के हितों की बात हो रही थी, उसको हर हाल में समाप्त करने की पूरी कोशिश ऑस्ट्रिया के तानाशाह शासक मेटरनिख ने किया। तो इस प्रकार से लागू उसने करवाया। बाद में यही प्रेस पर जो उसने बैन लगाया था, सेंसरशिप लगाया था, यही आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और इसी प्रेस के द्वारा ही, इसी प्रेस एक ऐसा जागरण लाएगा, एक प्रेस ऐसा विचार फैलाने में सहायक होगा कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसी ऑस्ट्रिया शासक मेटरनिख के खिलाफ लोग एकजुट होंगे। और बाद में हम देखेंगे कि काबूर, बिस्मार्क, ये ऐसे प्रसिद्ध लोग कैसे इटली का एकीकरण करेंगे, जर्मनी का एकीकरण करेंगे और फिर से वो सत्ता राजतंत्र के बजाय या सत्ता निरंकुशता के बजाय कैसे संवैधानिक सरकार स्थापित होगी या कैसे संविधान को फिर से मान्यता दी जाएगी, ये सारी बातें होंगी। उदारवाद और रूढ़िवाद हमने इस तरह से क्लियर किया। 39 राज्यों का जो संघ बनाया था नेपोलियन, उससे आने वाले समय में बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा एक तो यह हुआ कि वो आपस में भाषा को लेकर के, जाति को लेकर के वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। और इसी भाषा और जाति का हवाला दे करके आने वाले समय में बिस्मार्क जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों को ऑस्ट्रिया से छीन लेगा। या लिथुआनिया, बोहेमिया, लोम्बार्डी, ये सब इलाके ले करके काउंट काबूर जो इटली का है, वो कैसे भाषा से जुड़े हुए मामलों को जगा करके लोगों के बीच में एकता स्थापित करने का कार्य करेगा। इसकी चर्चा अगले कक्षा में हम करेंगे। धन्यवाद।